हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के व्यास एंड वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के पहले चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे अस्तित्व में आती है, किस तरीके से उसका खोज होता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, उसका क्षेत्रफल क्या है, वहाँ से किन किन चीज़ों के अवशेष मिले हैं, कौन से उसके प्रमुख नगरों के बारे में देखा था। आज सिंधु घाटी सभ्यता का ये पार्ट 2 है, जिसमें कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, तमाम तरह के पहलुओं को देखेंगे और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। ताकि सामाजिक जीवन की ओर देखते हैं तो सबसे पहले अगर इसमें हम देखें तो समाज में विद्वान यानी कि पुरोहित, योद्धा, शिल्पकार, व्यापारी, श्रमिक वर्ग थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में योद्धाओं का स्थान लगभग नगण्य है, क्योंकि ये जो सभ्यता है हम आगे देखेंगे कि ये काफ़ी शांति प्रिय सभ्यता थी और यहाँ युद्ध का बहुत ज़्यादा अवशेष मिला नहीं है। तो इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था वो शिल्पकार और व्यापारी वर्ग का था, क्योंकि ये शांति प्रिय थे और ज़्यादा अपना फोकस व्यापार की ओर रखते थे। फिर अगर हम समाज के बारे में और देखें तो हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज थी। जैसा कि अगर हम देखें तो हड़प्पा समाज में देवी और देवताओं दोनों की पूजा होती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा देवियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे कि मातृ देवी की मूर्ति का अवशेष मिले हैं। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि उर्वरता की देवी का एक अवशेष मिलता है। तो उन तमाम तरीके से हमें पता चलता है कि शायद ये सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता होती थी, पितृसत्तात्मक सभ्यता नहीं हुआ करती थी। फिर अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। यहाँ के लोग अपने साज सज्जा, वस्त्र और आभूषण पे काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे। जैसा कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कई जगहों से लिपस्टिक और आईने जैसे स्ट्रक्चर का अवशेष मिला है। फिर उसके बाद हम अगर देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ जो ऑर्नामेंट्स होते हैं या जो आभूषण होते हैं वो दोनों धारण किया करते थे, स्त्री भी और पुरुष भी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सूती व ऊनी वस्त्र, दोनों तरह के वस्त्रों का यहाँ के लोग प्रयोग किया करते थे, यानी कि वस्त्र निर्माण में भी ये लोग निपुण थे। फिर अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थ का उपयोग करते थे। फिर अगर हम देखें तो मनोरंजन के लिए यह चौपड़ और पासा खेला करते थे। चौपड़ और पासा एक तरीका का खेल होता है, जैसे कि हम लोग लूडो में जो पासा यूज़ करते हैं उसी तरीके का एक अन्य खेल होता था उस समय पे, जिसे पासा कहते हैं। हम फ़ोटो को आपको डिस्प्ले कर देंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ के लोग निम्न जानकारी रखते थे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे थे। उतना प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा निपुण थे, हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा हाईटेक जीवन जी रहे थे। यानी कि ये सभ्यता इसीलिए सभ्यता कहलाई क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सिस्टम था इन सभी का। ये जैसे कि नाली, सड़क, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया करते थे, जो कि आज के प्रेजेंट एरा में भी कई सारे रूरल एरियाज़ में वो चीज़ अभी तक पूरी नहीं की गई है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ के लोग निम्न जानकारी रखते थे। कितना हाईटेक है वो लोग इससे पता चलता है। ये लोग गणित के बारे में भी जानकारी रखते थे, मौसम विज्ञान की जानकारी रखते थे, ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी रखते थे। ये ग्रह नक्षत्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंडिया की ही देन है और इंडिया में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही ग्रह नक्षत्र को शुरू किया था और आज ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाती है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ के लोग धातु निर्माण, जैसा कि हमने देखा था कि पिछले वीडियो में किसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ के लोग नए नए धातुओं को बनाना भी जानते थे और धातुओं से बनी वस्तुओं को बनाते थे और इसीलिए इन्हें धातु निर्माण का भी ज्ञान था। फिर यहाँ माप तौल प्रणाली भी प्रचलित थी। माप तौल प्रणाली में इन लोग 16 के गुणज का प्रयोग करते थे, यानी कि 16, 32, 64 इस तरीके के पद्धति का उपयोग करते थे। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो इन लोगों को मन का, मुहरे एवं मृदभांड बनाने का भी आइडिया था। फिर यहाँ के लोग निर्माण और वस्त्र निर्माण भी जानते थे। और अगर हम इस सभ्यता के बारे में और कुछ देखें तो यहाँ का जो समाज था वो शांति प्रिय था। जैसा कि हमने पिछले में बात किया था कि ये जो समाज है वो शांति प्रिय था। यहाँ युद्ध बहुत ही कम या नगण्य रूप से देखा गया है और क्योंकि यहाँ का जो समाज था वो पूरा तरीके से व्यापारी वर्ग के प्रभुत्व में था और यहाँ के लोग ज़्यादा व्यापार करना पसंद करते थे और शांति प्रिय लोग थे। समाज में व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था। समाज हिंसक व युद्ध प्रिय नहीं था, यानी कि यहाँ के समाज के लोग हिंसा नहीं करना चाहते थे और शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है वो सामाजिक जीवन के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताती है। राजनीतिक जीवन के बाद अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की ओर अगर देखें तो सबसे पहले अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता
में जो लोग हैं वो आर्थिक क्रियाओं में मुख्यतः तीन कार्यों को करते थे। सबसे मुख्यतम कार्य जो इनका था वो था व्यापार, फिर उसके बाद ये कृषि करते थे और फिर ये पशुपालन भी किया करते थे। तो मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं में वो ये तीन कार्यों को किया करते थे। सबसे पहले अगर हम व्यापार की बात करें तो ये मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ अपना व्यापार किया करते थे समुद्र के जरिए। अगर हम देखें तो इनके व्यापार मार्ग अगर हम देखें तो इनका जो प्रमुख बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का है वो है लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और इत्यादि कई सारे बंदरगाह थे जिनके मदद से ये लोग मिस्र, मेसोपोटामिया और इस तरह के अन्य अपने समकालीन सभ्यताओं के साथ ये व्यापार में संलग्न थे। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ के लोग अगर कृषि करते थे तो कृषि भी काफ़ी उन्नत किया करते थे, जिनमें कि अगर देखें तो यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास इत्यादि की खेती किया करते थे। साथ ही साथ इन्हें बहुत सारे फलों का भी ज्ञान था। साथ ही साथ ये बहुत सारे फलों से भी अवगत थे, जैसे कि तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, केला और इस तरीके के और कई सारे नींबू फलों से ये अवगत थे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले कपास पैदा करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो ये है कि सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। सबसे पहले अगर कपास का जो खेती किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था और यूनान के जो लोग हुए उन्होंने इसी कपास को सिंडन कहा। यूनान के लोग इसे सिंडन क्या कहते थे, सिंडन कहने लगे, जो कि सिंधु शब्द से निकला था। यहाँ के कपास को यूनानी लोग क्या नाम देते थे, सिंडन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कृषि के लिए पत्थर एवं लकड़ी के औजारों का प्रयोग करते थे। मुख्यतः जैसा कि हमने देखा था कि बनावली से हमें लकड़ी के हलों का अवशेष मिला है, कई जगहों पे हमें पत्थर के खुरपी और इस तरीके के अवशेष मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ के जो अन्नागार थे वो नदियों के किनारे बनते थे। नदियों के किनारे यहाँ के अन्नागार यानी कि अनाज रखने का एक बहुत बड़ा कोठरा होता था जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता था। तो उस तरीके से इन लोगों को जो अनाज रखने का जो अन्नागार था वो नदियों के किनारे हुआ करता था, क्योंकि नदियों के किनारे से ही जो अनाज था वो नदियों के माध्यम से ही शहरों में पहुँचता था नदियों के नावों के जरिए। फिर अगर हम देखें तो कृषि के अलावा पशुपालन भी ये करते, जैसा कि हमने देखा कि इनके मुख्य तीन कार्य थे, पशुपालन, व्यापार और कृषि। तो पशुपालन भी ये किया करते थे कृषि के अलावा। पशुपालन में ये गाय, भैंस, बैल, गधा, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हाथी, कुबड़ वाला सांड इत्यादि कई सारे पशुओं का भी ये पालते थे। इनमें से कई सारी जो पशुएं थी वो इन लोगों के यातायात के साधन में भी प्रयोग किया जाता था, जैसे कि गधा, हाथी और इस तरीके से फिर कई सारे जो पशुएं थे वो इन लोगों के खाद्य पदार्थ में भी प्रयोग किए जाते, जैसे गाय, भैंस, इन सभी का ये प्रयोग किया करते थे। फिर उसके बाद अगर देखें तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में इस सभ्यता को मेलुहा यानी कि मेलुहा कहा गया है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे मेलुहा नाम से जाना जाता था। कहाँ, मेसोपोटामिया की जो अभिलेख है उसमें मिला है, जो इस सभ्यता का नाम है वो मेलुहा नाम से इसे जाना जाता था। तो ये रहा कुछ आर्थिक जीवन से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पॉइंट्स। चलिए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो धार्मिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो इस सभ्यता के लोग मानव, पशु एवं वृक्ष तीनों रूपों में ईश्वर की पूजा करते थे। इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राकृतिक प्रेमी भी थे, यानी कि उनका प्रकृति के प्रति भी बहुत एक अच्छा और धार्मिक रुझान था। उसके बाद अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूत प्रेत, जादू टोना और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो भूत प्रेत, जादू टोना में भी विश्वास रखते थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से स्थलों से हमें ताबीज मिली है, जो कि इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि ये मुख्यतः भूत प्रेत से बचाव के लिए ही ये ताबीज़ बनाई जाती होगी। फिर अगर देखें तो यहाँ से बलि प्रथा का भी चलन देखने को मिलता है। फिर अगर देखें तो यहाँ के लोग मातृ देवी, उर्वरता की देवी, पशुपतिनाथ, पशु, वृक्ष एवं सांप की पूजा करते थे। जैसा कि हमने देखा कि ये यहाँ के जो लोग हैं वो तीनों ही रूपों में, पशु, मानव और वृक्ष तीनों ही रूपों में अपने ईश्वर की पूजा करते थे। तो ये तमाम कुछ जो देवी देवता हैं उनकी ये पूजा करते थे। एक है सबसे पहला मातृ देवी और फिर उसके बाद है उर्वरता की देवी। यहाँ से एक बात ये समझ में आती है कि यहाँ पे पुरुष देवता से ज़्यादा जो है वो स्त्री देवताओं की जो प्रतिमाएँ हैं और जो नाम है वो ज़्यादा मिले, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सत्ता भी कहते थे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। कई सारे एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये
क्वेश्चन पूछता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ देवी की पूजा होती थी, या कई बार आपसे पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ देवताओं की पूजा होती थी। तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में देवी और देवता दोनों की पूजा होती थी। फिर उसके बाद अगर देखें तो मूर्ति पूजा का आरंभ इसी सैंधव सभ्यता से ही शुरू होता है। जो मूर्ति पूजा का जो आरंभ होता है वो सैंधव सभ्यता से ही शुरू होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज करने के लिए आपको कई सारे एग्जाम्स में दे सकता है कि किस जगह से सिंधु घाटी सभ्यता के मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ से किसी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, किसी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। फिर अगर हम देखें अगले पॉइंट में, तो धार्मिक स्थानों में अग्निकुंड, कालीबंगा एवं विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में स्थित है वो है। यानी कि यहाँ से किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लेकिन धार्मिक स्थानों में अगर देखें तो ये जो अग्निकुंड कालीबंगा से मिला है और स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है, इसी को हम धार्मिक स्थान के रूप में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। यहाँ से स्वास्तिक, जो कि हम लोग भी अपने हिंदू धर्म में यूज़ करते हैं ये वाला चिन्ह, तो ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है यहीं का देन था और ये इसके अवशेष भी यहीं से मिले हैं। फिर अगर देखें तो एक सींग वाला जो गेंडा यानी कि यूनिकॉर्न और कुबड़ वाला जो सांड है वो यहाँ का सबसे धार्मिक पशु माना जाता है। यहाँ पे जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है या देवता जो है उनका फ़ोटो मैं डिस्प्ले कर दूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ के इम्पॉर्टेंट देवता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमने यहाँ के कार्यकाल यानी कि टाइम पीरियड को नहीं देखा था। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है वो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है। कई सारे इतिहासकार अलग अलग तरीके के कार्यकाल के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन C14 जैसे कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता का जो प्रमाणिक कालक्रम है वो 1750 से 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अब कई सारे इतिहासकार इसको 1750 से 2300 भी मानते हैं। तो ये एक तरीके का विवादास्पद मुद्दा है, जिस कारण से यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर हम अब देखना चाहें तो मोटा मोटा एक आइडिया है कि 2500 से 1750 तक की सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। फिर उसके बाद इस सभ्यता का विलोप हो जाता है, ये सभ्यता फिर नष्ट हो जाती है, लेकिन नष्ट हो जाती है जिसका बहुत सारे इतिहासकार कई सारे अलग अलग कारण देते हैं। उन सभी कारणों को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन सभ्यता के अंत का जो सबसे प्रामाणिक और प्रमुख कारण माना गया है वो यह माना गया है कि इस टाइम पीरियड 1750 से तक आते आते उसके बाद ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में है मध्य एशिया से आर्यों का आगमन होता है और आर्यों ने ही यहाँ युद्ध करके इन लोगों के जो साम्राज्य है उसको नष्ट कर दिया और फिर उन्होंने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसमें कि वैदिक सभ्यता 2 पीरियड में आती है, वैदिक सभ्यता और एक ऋग वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक होता है और फिर उसके बाद जो ऋग वैदिक का काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का होता है। और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से निम्न में से कौन से कारण जो हैं वो सबसे प्रामाणिक माने गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के। तो उनमें से सबसे जो प्रामाणिक था कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का नष्ट हो जाता है। तो ये कुछ रहा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज योर सिंगल क्लिक कैन गिव अस इनफ कॉन्फिडेंस टू मेक सच वीडियोज़। थैंक यू।